लेट्स मूव ऑन टू लर्न टैक्स लॉ क्या कहता है, टैक्स लॉ किस अमाउंट को सैलरी कहता है। आज का ये हमारा एजेंडा है कि हम सैलरी, ये जो 5 आइटम्स हैं, सैलरी क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या सैलरी रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्स होगी या एक्रूवल बेसिस के ऊपर होगी, सैलरीड पर्सन की क्या डेफिनेशन है, जब किसी की एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो जाती है, एरियर्स पे होते हैं या टैक्स फ्री सैलरी होती है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, और देन वी वुड स्टडी द एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस। सो लेट्स मूव ऑन टू लर्न व्हाट इज सैलरी। सो सैलरी मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड। ये कोई 2 बच्चे अपनी ड्यूटी लगा लें जो कि ये पढ़ेंगे, मुझे हेल्प आउट करेंगे। सो हु वुड बी दोज 2 स्टूडेंट्स, मैं आइडेंटिफाई खुद कर देता हूं। दोज वुड बी बिलाल अरशद एंड रामीन खान। बिलाल और रामीन ये दोनों पढ़ेंगे, पहले बिलाल की बारी है फिर रामीन की बारी है जी। सैलरी सर आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई है जी, अभी पढ़ें सैलरी। ओके salary definition and scope section 12(2). Okay, so number one is pay, wages or other नहीं, ऊपर पढ़े, सैलरी के sorry sir. इमीडिएटली बाद जो लाइन है वो पढ़े। Okay, means any amount received by an employee from an employment, बस whether यहाँ पे रख of दें। a revenue or a capital nature. ओके, सो मिड वाली डेफिनेशन पढ़ें, बाय एन एम्प्लॉई फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है इन ऑर्डर टू कॉल समथिंग ए सैलरी देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट, देयर मस्ट बी ए रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर। द रिलेशनशिप इज द एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट। तो आप दोनों के दरमियान एक डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए, या इवन वर्बल भी हो तो वो एक एम्प्लॉयमेंट का आपका कॉन्ट्रैक्ट हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि in order to call something as salary, a relationship in the form of a written document or verbal understanding must exist कि जी हम आपका दोनों पार्टीज का, कंपनी का और उस पर्सन का, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप हो। सो ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज, सैलरी मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड। इट मींस के सैलरी जो है वो रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्स होगी। अगर आपने सैलरी रिसीव नहीं की, आपके एम्प्लॉयर ने 3 माह की सैलरी पे ही नहीं की, तो वो आपकी सैलरी कंसिडर नहीं होगी, टैक्स लॉ उसको सैलरी नहीं कंसिडर करेगा। जब आपको रिसीव होगी उसको सैलरी कंसिडर होगा, किया जाएगा और उसको टैक्स किया जाएगा। अगर आपकी सैलरी 3 माह की 4 माह की पे नहीं हुई तो वो आपकी सैलरी कंसिडर नहीं की जाएगी। इट मींस सैलरी इज टैक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट, ऑन रिसीट बेसिस, नॉट ऑन एक्रूवल बेसिस। आपने फॉर एग्जांपल मार्च की सैलरी अर्न कर ली लेकिन आपको मार्च में पे नहीं हुई, अप्रैल में भी पे नहीं हुई, आगे जाके पे हुई, तो इसका मतलब है आपकी मार्च अप्रैल की सैलरी नहीं है। सो दो चीजें हमने अब तक पढ़ी कि सैलरी इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट, और नंबर 2, सैलरी इज टैक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट, नॉट ऑन एक्रूवल बेसिस। थर्ड वो कहते हैं वेदर ऑफ ए रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। अगर आपको आपका एम्प्लॉयर कैश नहीं देता, वो कहता है जी ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप बनाते हैं, तो इस माह की सैलरी आपको कैश में नहीं मिलेगी, ये लैपटॉप मिल जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आपको लैपटॉप मिला, कैश नहीं मिली एज ए सैलरी, वो कैपिटल नेचर का आइटम मिला, तो तब भी वो सैलरी कंसीडर होगी, चाहे आपको कैश में मिले, रेवेन्यू आइटम के तौर पे मिले या कैपिटल आइटम के तौर पे मिले, दोनों कंसीडर होंगी सैलरीज। सो सैलरी की जो डेफिनेशन टिल नाउ वी हैव स्टडीज, सैलरी इज समथिंग दैट इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस, नॉट ऑन एक्रूवल बेसिस। Salary is determined, the status of a person as salaried person is determined on the basis of the employment arrangement. Or number 3, if you have received anything in cash or in kind, whether revenue or capital nature, in both cases that amount would be treated as salary. So ये तो हो गया means। अब ये तो उसकी एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। अब इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या है? जब मीन्स का लफ्ज है तो इसका मतलब है सैलरी बस यही है, लेकिन जब उसने आगे लिख दिया एंड इंक्लूड्स, तो इसका मतलब है ऊपर वाली लाइन के अलावा ये जो 4 चीजें आ रही हैं और अगली स्लाइड में जो 4 चीजें आ रही हैं, ये 8 चीजें भी सैलरी का पार्ट है। वो क्या है पहले पढ़े, पे, वेजेस। सर मैंने पढ़ना? जी पढ़े। And includes pay, wages or other remuneration, any prerequisite, any allowance, any expenditure reimbursed by employer. सर नीचे वाले भी पढ़ने? जी पहले पे, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग, मतलब ये आपको वर्टिकली पढ़ने हैं, पे, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग
Leave pay, overtime, bonus, commission, fees, gratuity, work conditions, supplements such as for the unpleasant or dangerous working condition. Any तो एक बार prerequisite? यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ। सो सैलरी का पहला पार्ट क्या है? पे। आपको जो पे मिलती है उसको भी सैलरी बोलते हैं। अगर एक वर्कर है उसको वेजेस मिलती हैं, वो भी सैलरी है। और अदर रेम्यूनरेशन, या उसका कोई और नाम दें, चाहे आप उसको पे कहें, चाहे आप उसको वेजेस कहें, चाहे आप उसको कोई अदर रेम्यूनरेशन का नाम दें। और उसके अलावा लीव पे, कि अगर आपको पेड लीव मिलती है, कि आप छुट्टी भी करते हैं, उसकी भी पेमेंट मिलती है, इवन देन दैट इज कॉल्ड सैलरी। ओवर टाइम, आपका नॉर्मली यू आर obliged टू वर्क फॉर 8 आवर्स। अगर आप 8 घंटे के अलावा एडिशनल 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे काम करते हैं और आपको उस एक्स्ट्रा टाइम की पेमेंट मिलती है, दैट इज कॉल्ड ओवर टाइम। तो ओवर टाइम की भी अगर आपको पेमेंट मिलती है, वो भी आपकी सैलरी का पार्ट होगी, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। बोनस, आपकी ड्यूरिंग द ईयर जो भी परफॉर्मेंस थी, उसकी बेसिस के ऊपर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई बोनस दिया, तो वो जो बोनस है अगेन वो भी सैलरी का पार्ट होगा। नेक्स्ट इज कमीशन। आप सेल्स के लोग हैं, आपने सेल्स की कुछ आपकी बेसिक सैलरी है, उसके अलावा जितनी आप सेल्स कर रहे हैं या जितनी रिकवरी कर रहे हैं, आपने आपके एम्प्लॉयर ने एक फार्मूला बनाया कि जी आप इतनी सेल्स करेंगे तो इतना कमीशन मिलेगा, और वो सेल्स करने के बाद इतनी अमाउंट रिकवर करके देंगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। सो अगेन वो भी आपका कमीशन कंसिडर होगा। डॉक्टर्स अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उनको सैलरी के अलावा कुछ और फी भी मिलती है, वो फी, या एक लॉयर किसी कंपनी ने हायर किया हुआ है, एम्प्लॉई है, उसको अगर कोई फी मिलती है, तो वो फी भी, चाहे आप उसको पे कहें, वेजेस कहें, फी कहें, कुछ भी कहें, वो वाली चीज भी क्या कंसिडर होगी? सैलरी। उसके बाद है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या होती है? ग्रेचुटी की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। व्हाट इज ग्रेचुटी? पढ़े। ग्रेचुटी इज, Gratuity, a sum of money paid to an employee at the end of period of employment. जी, से आपने 2010 में जॉब शुरू की, तो 2010 में 1 साल गुजर गया, तो आपकी लेट सपोज सैलरी है 1 लाख रुपया, तो साल के आखिर में आपको 12 लाख रुपए सैलरी मिल गई, लाख लाख रुपया करके, तो 1.2 मिलियन यू हैव अर्न। तो साल के आखिर में क्या करता है आपका एम्प्लॉयर? अगर आपको ग्रेचुटी अलाउड है, तो आपकी एक ग्रॉस पे के अगेंस्ट एक अमाउंट ग्रेचुटी फंड में डाल देता है। मींस आपकी एक माह की सैलरी, आपको 12 लाख तो मिल गया, 1 लाख वो एडिशनल ग्रेचुटी फंड में डाल देता है। दैट इज कॉल्ड ग्रेचुटी। लेकिन आपको पे कब होती है? जब आप आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जब जॉब छोड़ेंगे, वो अमाउंट जो आपके अगेंस्ट क्रेडिट हुई है, वो ग्रेचुटी के तौर पे पे हो जाएगी। तो ये तो हो गया 2010 में। लेट सपोज 2011 में आपकी सैलरी बढ़ के 1,50,000 होगी। सो आपकी ग्रेचुटी में कितनी अमाउंट होगी? 1 लाख तो पिछला डला हुआ होगा, 1.5 लाख और डलेगा। लेकिन लॉ इसमें नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जो लेटेस्ट पे होती है, वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहले साल में आपको 1 लाख रुपया क्रेडिट हुआ, लेकिन दूसरे साल में आपकी सैलरी 1.5 लाख होगी, तो उस साल की तो 1.5 लाख तो मिलेगी, पिछले साल का 50,000 जो डिफरेंशियल है वो भी हो जाएगा। इट मीन्स अगर आपने 10 साल जॉब की और 10 साल के बाद आपकी सैलरी 8 लाख रुपए होगी, सो 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, उतनी अमाउंट आपकी ग्रेचुटी के अंदर पूल अप हो जाएगी। सो दिस स्कीम, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड ग्रेचुटी। सो अगर किसी बंदे को ग्रेचुटी मिल गई या मिलनी है, सो वो वाली चीज भी जो है, ग्रेचुटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर रेम्यूनरेशन। आगे आ गया वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स। कुछ लोग हैं जो कि डेंजरस कंडीशंस के अंदर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फाउंड्री के अंदर जहाँ पे लोहा पिघल रहा होता है, वहां पे अगर एक बंदा काम करता है, या किसी और जगह हैजर्ड है जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर होता है, और उस बंदे की समात, उसकी जो हेयरिंग पावर है वो डैमेज होने का खतरा है, या कहीं बहुत ज्यादा जैसे किसी जगह पे वेल्डिंग का काम हो रहा है, वहां उसकी नजर जाने का खतरा है, या कोई और किसी केमिकल्स की फैक्ट्री है जहाँ पे फ्यूम्स की वजह से उस बंदे की हेल्थ को कोई डैमेज होने का खतरा है, सो उसको वर्क कंडीशन के सप्लीमेंट्स अगर मिलते हैं, सप्लीमेंट्स मींस कि उसको एडिशनल पे मिलती है उस हैजर्डस एनवायरनमेंट के अंदर रहने की, सो वो भी उसकी सैलरी कंसीडर होगी। सो पहले हमने पढ़ लिया व्हाट इज सैलरी। सैलरी के ऊपर वाली 3 कंडीशंस की, सैलरी इज टैक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट, there must be an employment agreement, salary can be received in cash or in kind, और जो पहली जो रेड ब्लॉक के अंदर डेफिनेशन है, दैट इज पे, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन, इंक्लूडिंग लीव के अगेंस्ट आपको पे मिल रही है, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन, फी, ग्रेचुटी या वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स, ये सारी चीजें सैलरी का पार्ट है। सेकंड क्या है? सेकंड पढ़े। Any prerequisite? ये वाला sir? एनी परक्विजिट, परक्विजिट, Any प्रोनाउंस करें, prerequisite like एनी convertible. परक्विजिट,
Any perquisite, जी, whether convertible into money or not. आपको कोई भी perquisite मिला जो कि रकम के अंदर, अमाउंट के अंदर, कैश के अंदर कन्वर्टेबल हो या ना हो, वो भी सैलरी होगी. नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज perquisite. पढ़े व्हाट इज perquisite नंबर 2 में. Perquisite, a benefit which one enjoys or is entitled to on account of one's job or position. The casual पता नहीं सर ये क्या लफ्ज है. Emolument. Emolument fee or profit attached to an office or position in addition to salary or wages. यहाँ पे रुक Perquisite, जाए, यहाँ पे रुक जाए. आपको सैलरी मिल रही है, सैलरी के अलावा आपका एम्प्लॉयर कहता है जी ये बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, आपको हम घर दे रहे हैं, आप उस घर में रहें, आपको गाड़ी मिल रही है या ड्राइवर मिल रहा है या आपको यूटिलिटीज की फैसिलिटीज मिल रही हैं. तो सैलरी के अलावा जो आपको एमोल्यूमेंट्स, फी, प्रॉफिट, व्हाटएवर किसी नाम से आपको कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, सो दैट इज कॉल्ड परक्विजिट. इसकी आगे एग्जांपल्स आ रही हैं. परक्विजिट्स मे बी इन कैश सच एज perquisite may be cash such as utility or in kind such as accommodation or motor vehicle provided by the employer to an employee. अगर आपका बिजली का बिल 10,000 रुपये आता है और एम्प्लॉयर कहता है आपका जो भी बिजली का बिल आएगा वो हम पे कर देंगे, तो आपको सैलरी तो मिल रही है रेगुलर, लेकिन आपको यूटिलिटी एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट भी एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है, सो वो आपकी परक्विजिट है. सिमिलरली आपको एम्प्लॉयर ने कहा जी हम आपको से F10 के अंदर एक घर आपको देते हैं ताकि आपको उधर रहना आसान हो, तो वो आपकी सैलरी के अलावा दे हैव प्रोवाइडेड यू अकोमोडेशन, वो अकोमोडेशन भी आपका परक्विजिट है और उसकी भी कैलकुलेशन करेंगे. और वो किस तरह से कैलकुलेशन होगी वो हम अगले लेक्चर्स में कंसिडर करेंगे कि अगर आपको एक घर मिला और उस घर की कैसे वैल्यू डिटरमिन होगी कि वो आपकी सैलरी का कितने परसेंट या किस हिसाब से, किस कैलकुलेशन से वो आपकी सैलरी का पार्ट होगी. सिमिलरली एम्प्लॉयर ने कहा जी हम आपको ये होंडा अकॉर्ड जो है ये आपको देते हैं, तो आप जॉब के लिए आते हैं तो आपको ये गाड़ी मिली या आपको फ्यूल दिया, तो ये वाले भी परक्विजिट्स हैं. इनकी वैल्यू कैसे डिटरमिन होगी, जो तो डिटरमिनेबल है जैसे यूटिलिटी हो गया या जो फ्यूल हो गया वो तो मतलब उनकी वैल्यू पता चल गई, लेकिन मोटर व्हीकल हो गया या अकोमोडेशन हो गई, कोई भी फैसिलिटीज हैं उनकी कैलकुलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे. तो ये सारी चीजें परक्विजिट्स में आती हैं. सो इफ यू हैव गॉट एनी यूटिलिटीज, if you have got any accommodation, if you have got any motor vehicle, whatever perquisites you have got, these are also part of the salary. So जो पहले ब्लॉक के अंदर पे, वेजेस और अदर रेम्युनरेशन है, these are salaries. नंबर 2 perquisites की salaries. नंबर 3 अब कोई और बच्चा पढ़े जी. any other volunteer? सर पढ़ूं मैं? जी पढ़े. Any allowance including cost of living, rent, utilities, education, entertainment, traveling, etc., excluding allowance solely expended in the performance of duties of employment. ठीक हो गया. सो आपको किसी किस्म का कोई सैलरी के अलावा अलाउंस मिलता है, आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस मिलता है. कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस होता है जो इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए आपको मिलता है, जिसको महंगाई अलाउंस कहते हैं. अगर आपको, और इसको कोला भी कहते हैं, COLA, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस. सो अगर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस मिल रहे हैं या आपका एम्प्लॉयर आपके घर की फैसिलिटी नहीं दे रहा, घर का रेंट आपका पे कर रहा है, अगेन वो अलाउंस में आ जाएगा. अगर घर की फैसिलिटी दे रहा है वो किस में जाएगा, परक्विजिट में. अगर घर का रेंट पे कर रहा है तो वो अलाउंस में हो जाएगा. यूटिलिटीज आ गई, यूटिलिटीज परक्विजिट्स में भी हो जाती हैं अगर यूटिलिटीज जितनी आपकी हैं वो एक्चुअल रीइंबर्स हो रही हैं. लेकिन अगर वो कहता है जी यूटिलिटीज के अगेंस्ट हम आपको हर महीने 10,000 रुपये देंगे इररिस्पेक्टिव कि आपका बिल क्या आएगा, तो वो अलाउंस में कंसिडर होगा. लेकिन अगर वो यूटिलिटीज एज पर एक्चुअल वो हो रही हैं तो वो क्या है, वो आपका परक्विजिट होगा कि जितना भी आपका बिल आता है एम्प्लॉयर खुद से ही वो पे कर देता है, तो आपका परक्विजिट हो जाएगा. ट्रैवलिंग अलाउंस. ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आप अपनी जॉब से ऑफिस आते हैं तो एम्प्लॉयर कहता है जी आपको ये फ्यूल अलाउंस मिल रहा है, तो ये भी आपका अलाउंस होगा. लेकिन इसमें एक्सक्लूजन क्या है, अलाउंस सोलली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अगर आप अपनी ड्यूटी करने के लिए कोई आपको अलाउंस की पेमेंट हो रही है, वो सैलरी का पार्ट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा प्रोक्योरमेंट का है, उसको अपने घर से ऑफिस आने के लिए अलाउंस मिलता है, ट्रेवल अलाउंस या फ्यूल अलाउंस, तो वो तो उसकी सैलरी का पार्ट होगा. लेकिन जब वो ऑफिस आ जाता है, ऑफिस आने के बाद वो प्रोक्योरमेंट का बंदा कहीं जाके प्रोक्योरमेंट करता है, कहीं जाके मीटिंग्स करता है, या सेल्स वाला बंदा कहीं ऑफिशियल काम से जाके मीटिंग्स करता है, तो उसकी जो ट्रेवलिंग है, वो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं कर रहा, वो जो एक्सपेंडिचर है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए कर रहा है. तो वो चूंकि उसकी
solely that expenditure is made for the performance of his duties of employment, so वो उसकी सैलरी कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि वो एम्प्लॉयर की बिहाफ के ऊपर उधर जाके वो एक्सपेंडिचर कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपको पीआईए का टिकट मिलता है कि कराची जाके फलां वाले कस्टमर के साथ आप मीटिंग करके आए, तो वो जो पीआईए का टिकट होगा वो आपकी सैलरी का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयर की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर आपको पीआईए का टिकट मिलता है कि जी जाएं आप छुट्टियां मना के आए अपनी फैमिली के साथ जाके यूएई में, सो वो वाली जो पेमेंट होगी जो कि आपकी पर्सनल बेसिस के ऊपर होगी, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ए सैलरी। लेकिन पर्पस अगर ऑफिशियल है सो वो आपकी सैलरी का पार्ट नहीं होगा, वो ऑफिशियल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। गॉट इट? बट सर ये जैसे भी आपने एग्जांपल दिया है कि लेट्स से आपको पर्सनल किसी यूजेज के लिए कोई टिकट या लेट्स से बोनस भी मिलता है, तो सर मतलब चलिए बोनस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझ आती है कि वो आपकी पे स्लिप में आ जाता है एंड ऑल, लेकिन अगर लेट्स एक्स्ट्रा की कोई आपको एक्स्ट्रा वो आपको देते हैं लेट्स से कोई विजिट एंड ऑल, तो वो चीज सर पे में कैसे आएगी? तो मतलब उस पे भी फिर टैक्स इम्प्लाई होगा? देखिए अगर वो विजिट आपके पर्सनल नेचर का है तो वो तो आपकी सैलरी का पार्ट होगा। अगर वो विजिट का एक्सपेंडिचर आपका ऑफिशियल होगा कि आप ऑफिशियल काम से गए हैं, तो वो आपकी सैलरी का पार्ट तो नहीं होगा ना, तो वो तो ऑफिशियल एक्सपेंडिचर की पेमेंट होगी। नहीं सर, वही मैं कह रहा हूँ कि पर्सनल विजिट अगर आपका मतलब लेट्स से उन्होंने आपको वेकेशन के लिए दी है कंपनी ने, तो वो आपकी सैलरी में काउंट होगा? वो आपकी सैलरी में काउंट होगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको टिकट बुक करके दिया या आपको 6 लाख रुपया दिया कि जाएं भाई आप जाके एंजॉय करके आए, आपने बहुत काम कर लिया, एनुअल क्लोजिंग अच्छी कर ली, आपने अपने टारगेट्स मीट कर लिए, तो ये अमाउंट ले जाएं या ये टिकट ले जाएं और जाके हैव गुड टाइम। सो या किसी रेस्टोरेंट का टिकट दे दिया या किसी सिनेमा का टिकट दे दिया या किसी भी गैदरिंग का आपको टिकट दे दिया कि जाएं वहां जाके अपनी रिलैक्स हों। सो ऐसी जो पेमेंट्स हैं जो कि आपकी पर्सनल नेचर की हैं, वो अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो आपकी सैलरी का पार्ट है। लेकिन अगर आप किसी 5 स्टार होटल में लेट सपोज स्टे करते हैं पर्सनल काम के लिए और वो आपका एम्प्लॉयर आपको रीइंबर्स करता है, तो वो वाली चीज क्या होगी? अगर रीइंबर्समेंट भी आ रही है तो अगर आपका उसकी नेचर क्या है, अगर वो आपके पर्सनल पर्पसेस के लिए है तो वो आपकी सैलरी होगी, अगर वो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए है तो वो सैलरी नहीं कंसिडर होगी, वो आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर ऑफिशियल जो उसके ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंडिचर है उसके तौर पे कंसिडर होगा, आपकी सैलरी नहीं कंसिडर होगी। ठीक है सर। सर ठीक है यही जी। जो आपने बताया है, जी मतलब कि आपने बताया कि जी आपको कैश मतलब कि पैसों के अलावा अगर कुछ मिलता है तो वो उसकी अमाउंट वो डालेंगे उसके अंदर पे स्लिप में? अगर फॉर एग्जांपल क्या मिलता है, कोई एक स्पेसिफिक सर एग्जांपल? मतलब कि कोई हॉलीडे का टिकट मिलता है, कोई कोई रेस्टोरेंट फॉर मिलता है। एग्जांपल अगर आपको हॉलीडे का टिकट मिलता है तो उस टिकट की डेफिनेटली कंपनी को कोई कॉस्ट आई होगी या उसकी कोई मार्केट वैल्यू होगी, सो वट एवर द वैल्यू इज वो आपकी सैलरी का पार्ट कंसिडर होगा। ठीक है। आगे आ गया एनी एक्सपेंडिचर रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। आपका एम्प्लॉयर आपको आपका कोई एक्सपेंडिचर है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको रीइंबर्स करता है, फॉर एग्जांपल आपके कोई भी स्टूडेंट है से बिलाल है, बिलाल को अगर उसका एम्प्लॉयर अगर वो जॉब भी कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं, एम्प्लॉयर कहता है भाई आप अच्छे एम्प्लॉई हैं, आपके एक सेमेस्टर की फी लेट सपोज वो 200,000 है, 2 लाख रुपए है, तो ये आप फी पे कर दें, हमें चलान दें, हम आपको ये अमाउंट रीइंबर्स कर देंगे। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कोई आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो रीइंबर्स कर देता है, तो वो वाली अमाउंट भी आपकी सैलरी का पार्ट कंसिडर होगी। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि वो एक्सपेंडिचर आपका पर्सनल नेचर का है। अगर वो एक्सपेंडिचर आपका ऑफिशियल नेचर का है तो वो आपका सैलरी नहीं काउंट होगी। और नीचे लिखा हुआ है अदर देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड सोलली इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर वो एक्सपेंडिचर आपकी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है तो वो क्या कंसिडर होगा? वो आपका ऑफिशियल एक्सपेंडिचर कंसिडर होगा। लेकिन अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर रीइंबर्स हुआ है तो आपकी सैलरी काउंट होगी। गॉट इट? यस सर। सो टिल नाउ हमने सैलरी की डेफिनेशन पढ़ी कि एनी पे, वेजेस और अदर रेम्युनरेशन, नीचे एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी चीजें हैं, परक्विजिट, अलाउंसेस, और अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कोई अमाउंट रीइंबर्स करता है, आपने खुद एक्सपेंडिचर किया और आपके एम्प्लॉयर ने आपको पे ऑफ कर दिया, तो वो वाली चीज भी जो है वो आपकी सैलरी कंसिडर होगी। नेक्स्ट, एंड इंक्लूड्स, अब कोई और बच्चा पढ़े। जी सर मैं पढ़ूं? जी बेटा। सर वो सैलरी के नीचे से पढ़ूं ना?
नहीं, ऊपर ये जो रेड ब्लॉक है यहाँ से पढ़ेंगे, एंड इंक्लूड्स अच्छा, प्रॉफिट्स profits in lieu of or in addition to salary for entering into an agreement of employment or any condition or changes to conditions or to a restrictive covenant to any past, present or future employment, termination of employment, P-fund payments except employee contribution. ओके। प्रॉफिट्स और एनी पेमेंट्स इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ का मतलब इन प्लेस ऑफ, इन रिप्लेसमेंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ सैलरी। अगर आपको आपका एम्प्लॉयर सैलरी नहीं देता, वो कहता है नहीं मैं आपको सैलरी नहीं देता, इस तरह करते हैं कि मेरी कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का से 2% आपको मिलेगी। तो लेकिन आपका एग्रीमेंट क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। सो आप एम्प्लॉयर आपको जो अमाउंट पे कर रहा है वो सैलरी के तौर पे नहीं पे कर रहा, वो कह रहा है मेरी कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसकी ये परसेंटेज आपको मिलेगी। सो दे आर पेइंग प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ योर सैलरी, इन प्लेस ऑफ, सैलरी की जगह के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है। सो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ मींस प्रॉफिट इन प्लेस ऑफ योर सैलरी। इफ योर एम्प्लॉयर इज गिविंग profits of the company in place of your salary, that is considered as salary. Number 2, in addition to your salary, अगर आपको सैलरी भी मिल रही है और प्रॉफिट्स भी मिल रहे हैं कंपनी से, तो वो भी आपकी सैलरी कंसिडर होगी। मतलब पहला केस क्या है कि आपको सैलरी नहीं मिल रही, सिर्फ प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, तभी वो सैलरी कंसिडर होगी। दूसरा यह है कि आपको सैलरी भी मिल रही है और उसके अलावा कंपनी से प्रॉफिट्स भी मिल रहे हैं, फिर भी वो सैलरी कंसिडर होगी। और इसके अलावा कुछ और पेमेंट्स, वो कौन सी पेमेंट्स हैं? For entering into an agreement of employment or any condition or changes or conditions or to a restrictive covenant to any past, present or future employment. For example, आप एक डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं और आप शिफा इंटरनेशनल में जॉब कर रहे हैं। शिफा वाले कहते हैं कि भाई आप हमारी एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो आप अगर शाम को अपने क्लिनिक में बैठेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन सही नहीं होगी, आप ज्यादा कंसंट्रेट अपने प्राइवेट क्लिनिक पे करोगे, तो हमारे जो रेगुलर शिफा के जो जो पेशेंट्स हैं वो सफर करेंगे। तो हम आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में ये एक रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन लगा देते हैं कि भाई आपने सिर्फ हमारे साथ जॉब करनी है, आपको जो क्लिनिक से अर्निंग होगी वो हम आपको एडिशनल दे देंगे। सो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपको बाउंड कर दिया एक सैलरी के ऊपर, और जो आप क्लिनिक के ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो वो उन्होंने कहा जी वो भी हम आपको पे कर दिया करेंगे। सो इट मींस दैट इज अ प्रॉफिट इन एडिशन टू योर सैलरी फॉर एंट्रिंग इनटू एन एग्रीमेंट इन केस ऑफ एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ ए रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट, कि उन्होंने आपका जो करंट एम्प्लॉयर है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, उसने कहा जी आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप शाम को अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्लिनिक पे नहीं बैठ सकते, तो ये एक रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट डाल दिया। इस रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट के रिप्लेसमेंट में, इसकी कंसिडरेशन में हम आपको से 50,000 रुपया दे देते हैं या लाख रुपया दे देते हैं, तो वो जो भी एक्स अमाउंट पे होगी वो इधर काउंट होगी, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ए प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू योर सैलरी। ये तो हो गया प्रेजेंट एम्प्लॉयर। पास्ट एम्प्लॉयर का क्या है कि लेट्स सपोज आप किसी से एक फर्टिलाइजर कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको फर्टिलाइजर के आपको फार्मूलाज पते हैं कि ये वाली कंपनी कैसे कैसे फर्टिलाइजर बनाती है, फॉर एग्जांपल आप उनके टेक्निकल आदमी हैं, तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि भाई आप जॉब छोड़ के जा रहे हैं या जब भी जॉब छोड़ के जाएंगे तो आप 2 साल तक या 3 साल तक किसी भी कंपेटिटर के पास जॉब नहीं करेंगे। तो जब आप जॉब नहीं करेंगे तो हम आपको एक एक्स अमाउंट पे करेंगे। सो दैट इज अ कंडीशन बाय योर पास्ट एम्प्लॉयर। आपका पास्ट एम्प्लॉयर कहता है कि जी आप जॉब छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आपने अगले जो कंपेटिटर है उस कंपनी के अंदर आपने जॉब नहीं करनी, और उस जॉब ना करने की वजह से हम आपको ये से 70,000 रुपया पर मंथ दे रहे हैं। सो दैट इज कंडीशन बाय योर पास्ट एम्प्लॉयर। फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बिलाल जो है ये यूनिवर्सिटी से पास आउट होने जा रहे हैं और एंग्रो कहती है कि जी इस तरह से है कि आप माशाल्लाह आपका सीजीपीए जो है वो 3.9 है, बहुत बड़े एक आप लेजेंड हैं, तो आपकी सर्विसेज हमें चाहिए। तो आपके भी चूंकि 3-4 माह रहते हैं तो आप हमारे साथ एक एग्रीमेंट कर लें कि आपने जॉब हमारे साथ ही करनी है। सो उस एग्रीमेंट की बेसिस के ऊपर ऑल्दो कि आप हमें अभी सर्विसेज नहीं दे रहे, लेकिन हर महीने हम आपको से 20,000 रुपये पे करेंगे। सो वो जो अमाउंट है दैट इज इन ल्यू ऑफ योर सैलरी, दैट इज अगेन ट्रीटेड एज ए सैलरी, दैट इज बाय योर फ्यूचर एम्प्लॉयर।
सो मैंने आपको तीनों एग्जांपल्स दे दी, प्रेजेंट एम्प्लॉयर की, डॉक्टर की एग्जांपल, पास्ट एम्प्लॉयर की फर्टिलाइजर की, फ्यूचर एम्प्लॉयर की एज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की। सो इन तीनों चारों केसेस में अगर आपको कोई पेमेंट मिलती है वो भी सैलरी काउंट होगी। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपकी जॉब आज कंपनी ने कोई गड़बड़ हुई, कंपनी ने आपकी जॉब टर्मिनेट कर दी, तो कंपनी ने कहा जी कि अच्छा इस तरह से हम आपकी जॉब खत्म कर रहे हैं, लेकिन आप मार्च के अंदर हम आपको रिलीव करें, लेकिन आपको अप्रैल और मई और जून अगले 3 माह की सैलरी भी दे रही है। तो ऑल्दो कि आपने वो सैलरी अर्न नहीं की, आपने उन 3 महीनों के अगेंस्ट कोई सर्विसेज नहीं दी, बट यू हैव रिसीव्ड समथिंग, तो ऊपर मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड के अंदर भी वो कवर अप हो रही है, और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी वो कवर अप हो रही है कि चूंकि आपकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गई, उसके अगेंस्ट वो उन्होंने कोई पेमेंट की, सो दैट इज कंसिडर्ड एज ए प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ दैट। यहाँ पे ब्रेक लें, अजान हो रही है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। So next one is provident fund, P fund, provident fund payment except employee contribution. प्रोविडेंट फंड भी एक फंड है जो कि आपकी सैलरी के साथ वो भी एक आपकी फैसिलिटी मिलती है। वो क्या है कि आपकी सैलरी में से हर महीने एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट होती है, इसकी डिफरेंट परसेंटेजेस हैं। 5% ऑफ योर सैलरी बेसिक सैलरी, 8% ऑफ योर बेसिक सैलरी, मैक्सिमम जो लिमिट है वो 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी है। उस हद तक आपको प्रोविडेंट फंड पे हो सकता है। सपोज आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है तो उसका 10% कितना होगा 1 लाख रुपए की सैलरी का? अगर आपकी सैलरी 100,000 है, 1 लाख है और उसका 10% प्रोविडेंट फंड जी सर 10,000 होगा। 10,000 आपकी सैलरी 1 लाख है, उसमें से 10,000 रुपए डिडक्ट हो गए और वो कंपनी ने प्रोविडेंट फंड में डाल दिए। सो ये किसका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कि एम्प्लॉयर का? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी से जा रही है। वेरी गुड। सो एम्प्लॉयर ये कहता है कि जी मैंने एक पी फंड बनाया, जितनी अमाउंट एम्प्लॉई के अकाउंट से डिडक्ट होगी उतना ही मैं एज एन एम्प्लॉयर दे दूंगा। सो एम्प्लॉई की सैलरी से 10,000 डिडक्ट हुआ, एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से 10,000 रुपए
डाल दिए, तो पी फंड में कितनी अमाउंट क्रेडिट होगी? 10,000 एम्प्लॉई के और 10,000 एम्प्लॉयर के, टोटल कितने हो गए? 20,000। 20,000। जी, तो प्रोविडेंट फंड के दो पार्ट हो गए, एक एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन और एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी सैलरी में इंक्लूडेड था, वो तो उसकी सैलरी से चला गया, लेकिन एम्प्लॉयर ने एक एडिशनल अमाउंट आपके अगेंस्ट दे दी। वो क्या है? वो प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन दिया, तो वो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो भी सैलरी कंसिडर होगा। सो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी, आपका जो प्रोविडेंट फंड है वो भी आपकी सैलरी कंसिडर होगी। सो ये वाला हो गया। नेक्स्ट है एनी पेंशन और एन्युटी, एनी पेंशन और एन्युटी और एनी सप्लीमेंट टू पेंशन और एन्युटी रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब हम देखते हैं पेंशन क्या चीज है और एन्युटी क्या चीज है। एन्युटी देखें, व्हाट इज एन्युटी, पढ़ें जरा। जी, एनी स्टूडेंट? सर मैं पढ़ दूं? जी A plan that helps you to get a regular. सर यही पढ़ना ना? जी जी, यही पढ़ना है। A plan that helps you to get a regular payment for life after making a lump sum investment. The life insurance company invests the money of the investor and pays back the returns generated from it. ओके, ठीक है, यहाँ पे रुको। आपने लेट सपोज 10 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट की, सो यू हैव मेड लमसम पेमेंट ऑफ 1 मिलियन रुपीज, और आपने उसको कहा जी ये मैं आपके पास इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपने मुझे रेगुलरली हर महीने से 20,000 रुपए देने हैं। सो यू आर गेटिंग एन एन्युटी प्लान। So you have got a plan that helps you to get a regular payment of rupees 20,000 for life after making a lump sum payment of rupees 1 million. आपने 1 मिलियन पेमेंट की और उसके साथ एग्रीमेंट किया कि जी हर महीने आप मुझे से 20,000 रुपए देंगे। सो ये जो 20,000 रुपए की आपकी जो पेमेंट है, दिस इज एन्युटी। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, ये आपका पैसा 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देती है और आपको हर महीने उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न देती है, लेट सपोज 10,000 रुपीज या 20,000 रुपीज। तो ये है एन्युटी। एन्युटी क्या चीज है कि ये एन्युटी आप अपनी जॉब के एंड के ऊपर ये अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं और तब वो आपको मिलता है। जबकि पेंशन में क्या है कि पेंशन की अमाउंट थ्रू आउट योर जॉब लाइफ, जैसे जैसे आपकी जॉब चल रही है वैसे वैसे आपका एम्प्लॉयर एक सर्टेन अमाउंट पेंशन फंड में डालता रहता है, और जब आपकी जॉब खत्म हो जाती है तो वो पेंशन की अमाउंट आपको पे कर देता है। अब लास्ट बुलेट पढ़ें, द मेन डिफरेंस बिटवीन एन एन्युटी एंड पेंशन इज दैट you buy an annuity। पढ़ें जरा, दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? The main difference between an annuity and a pension is that you buy an annuity। Any student please? सर आपने क्या बोला, रिपीट करना, सॉरी। वो ये जो लास्ट बुलेट है, लास्ट बुलेट पढ़ें, एन्युटी और पेंशन में क्या डिफरेंस है? सर मैं ही पढ़ देती हूँ। The main difference between an annuity and a pension is that you buy an annuity after retirement to provide you with a guaranteed regular income, whereas you save into a pension pot throughout your life. A defined benefit pension pays you out a regular income for life after retirement. जी, एन्युटी आप अपनी रिटायरमेंट के बाद खरीदते हैं, जबकि पेंशन में क्या होता है कि पेंशन में थ्रू आउट योर लाइफ वो अमाउंट एक्यूमुलेट होती रहती है और उसके बाद एक अमाउंट आपको उसका एक पोर्शन पे हो जाता है, और बकाया जो पेमेंट होती है आप उनके साथ अगर डिफाइंड बेनिफिट प्लान लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट आपको पे हो जाती है और कुछ अमाउंट इन्वेस्ट हो जाती है और आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहती है। जी सर ये तो लेकिन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है, आई मीन पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर। जी बिल्कुल वेरी करती है। नॉर्मली जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहां पे तो पेंशन मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलती, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने भी पेंशन फंड्स बनाए हुए हैं। ये आपकी जॉब टर्म से टर्म टू टर्म वेरी करते हैं, लेकिन जब भी आपको एन्युटी मिले, जब भी आपको पेंशन मिले, तो एन्युटी भी सैलरी का पार्ट है, पेंशन भी सैलरी का पार्ट है। सो इनको एन्युटी को भी आप सैलरी ट्रीट करेंगे, पेंशन को भी आप सैलरी ट्रीट करेंगे, परक्विजिट्स को भी आप सैलरी ट्रीट करेंगे, ग्रेचुटी को भी आप सैलरी ट्रीट करेंगे। इनको ये स्लाइड दिखाने का मकसद ये है कि आपको डिफरेंट टर्म्स का पता चल जाए कि हर एक चीज का क्या क्या मतलब है। जी सर। सो अगेन मूविंग बैक टू
द डेफिनेशन, हमने अब तक 4 और 2 6 डेफिनेशन पढ़ ली। तो हमने पेंशन की भी डेफिनेशन पढ़ ली कि पेंशन और एन्युटी भी जो है वो भी सैलरी का पार्ट है। सो एनी पेंशन और एन्युटी और एनी सप्लीमेंट टू पेंशन और एन्युटी, पेंशन और एन्युटी के साथ कोई एडिशनल अमाउंट भी पे हो रही है, सो वो भी क्या है, वो भी सैलरी है। लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज है, ऊपर आप देख रहे हैं कि सैलरी इज मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, लेकिन पेंशन और एन्युटी चाहे रिसीव्ड है या रिसीवेबल है, ये दोनों आपकी सैलरी काउंट होंगे। मतलब एक्रूवल बेसिस और रिसीट बेसिस दोनों की बेसिस के ऊपर पेंशन और एन्युटी आपकी सैलरी कंसिडर होगी। अब आगे आ जाती है एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ये क्या चीज है? ये जो ब्लू के अंदर है एम्प्लॉय शेयर स्कीम। लेट्स लर्न व्हाट इज एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ये कोई और स्टूडेंट पढ़े, व्हाट इज एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम? शाबाश। सर मैं पढ़ लूं? जी बेटा। Employee share schemes, also known as employee share purchase plans or employee equity schemes, give employees: number one, shares in the company they work for, or the opportunity to buy shares in the company. रुक जाए। सो इसका मतलब है या तो आपकी कंपनी आपको शेयर्स दे दे कि जी हर एम्प्लॉय को इतने इतने शेयर मिल गए, या आपको ऑफर करते हैं कि जी आपको इतने शेयर अगर आप परचेज करना चाहें तो कर दें। मतलब अगर आपको वैसे दे दें या फिर आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप परचेज कर लें, दोनों सूरतों में ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम है। सो शेयर परचेज प्लान ऑफर, जी शेयर परचेज प्लान्स ऑफर एलिजिबल एम्प्लॉइज the chance to purchase shares, The chance sometimes through a loan from their employer. नॉर्मली क्या है कि आपको आपका एम्प्लॉयर कहता है जी हमारे से लोन ले लें और शेयर्स परचेज कर लें और बाद में लोन रीइंबर्स करते रहें। तो ये भी एक प्लान है कि आपका एम्प्लॉयर आपको एक ऑफर देता है कि आपको वैसे विदाउट एनी मनी आपको वो शेयर्स दे देते हैं, या आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि जी मार्केट में तो वो शेयर लेट सपोज 1000 रुपीज का है, लेकिन आप ये ले लें 700 का। सो 700 तो आपकी अपनी कॉस्ट है, लेकिन 300 का जो आपको बेनिफिट है वो आपकी सैलरी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। सो एम्प्लॉय शेयर स्कीम भी जो है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर सैलरी। सिमिलरली आपकी सैलरी के ऊपर लेट्स सपोज आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए और उसके ऊपर टैक्स है से आपकी सैलरी है 7 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए के ऊपर तो टैक्स नहीं है। ऊपर वाले 1 लाख के ऊपर लेट्स सपोज 5% टैक्स है, वो बनते हैं 5000 रुपए। तो आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स पे करना किसकी जिम्मेदारी है? आप खुद सैलरी ले रहे हैं, आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स पे करना किसकी जिम्मेदारी है? सर हमारी अपनी। वेरी गुड, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन एम्प्लॉयर कहता है जी आप जो कि एक अच्छे एम्प्लॉई हैं तो आपकी सैलरी का टैक्स भी हम पे कर देंगे। तो क्या आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिला या नहीं मिला? कि आपकी सैलरी का टैक्स जो पे करना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर एम्प्लॉयर कहता है हम ही आपकी बिहाफ के ऊपर टैक्स पे कर देते हैं तो वो एक आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी बिहाफ के ऊपर आपका सैलरी का टैक्स भी पे कर देता है तो उस टैक्स को भी आपकी सैलरी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो भी एक आपको एडिशनल बेनिफिट है। So any amount of tax, salary tax paid by an employer, amount of tax chargeable on employee's salary but borne by employer, paid by employer, so वो भी आपकी सैलरी कंसिडर होगी। So ये जो 8 चीजें हैं ये सारी की सारी सैलरी कंसिडर होंगी।